रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। इतिहास के पन्नों से निकली है वो कहानी है जो अगर एक इतिहासकार ने इसे न ढूंढा होता तो एक ऐसी सच्चाई से हम लोग अनजान होते जो अंग्रेजों के जमाने में जुल्म सितम की जिसने हद कर दी थी। जलियांवाले बाग की कहानी तो हम सबने सुनी है, कैसे जनरल डायर जिसने निहत्थे बेकसूर हिंदुस्तानियों पर उसका गोली चलाने का ऑर्डर दिए, लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। आज की कहानी शायद उस जलियांवाले बाग से भी ज्यादा खूंखार, उससे ज्यादा लोगों की मौत की कहानी है। और अफसोस की बात यह है कि इस कहानी पे बरसों पर्दा पड़ा रहा और इस कहानी को खोला भी किसी और ने नहीं बल्कि एक अंग्रेज अफसर ने, लेकिन एक भारतीय इतिहासकार ने इस पे गहराई से जांच की और उनकी कोशिशों के बाद भारत सरकार और बाकी तमाम लोग आए और फिर एक कुएं का रहस्य इस देश के सामने आया। इत्तेफाक से इसको लेकर बातें बहुत हो रही थी पहले से, लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट आई है वो शायद आज ही आई है, 28 अप्रैल 2022। कहानी पंजाब की है, कहानी एक ऐसे कुएं की है जिसमें 282 हिंदुस्तानियों, हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों को मारकर ऊपर से नीचे कुएं में फेंका गया था और फिर उस कुएं को ढक दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोगों के मारने की खबर फैलेगी तो पता नहीं क्या होगा। और अंग्रेजों ने दिमाग भी कैसा लगाया, उनके दिमाग बड़े शातिर हुआ करते थे, फूट डालो राज करो टाइप। उन्होंने इस कुएं के सच को बाहर न लाने के लिए, या बाहर कभी ना आए, पहले तो इसे ढका ही, बाद में उसी कुएं के ऊपर एक धार्मिक स्थान बना दिया, एक गुरुद्वारा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हिंदुस्तान के लोग अपने धार्मिक स्थान की कितनी इज्जत करते हैं और इन जगहों को फिर न तोड़ा जाता है न हटाया जाता है, तो हमेशा के लिए राज उस गुरुद्वारे के नीचे ही दफन रहेगा। ये पूरी कहानी आपको सुनाऊं, लेकिन उससे पहले फिर आपको बता दूं कि ऐसी कहानियां कुकू एफएम पर भी आई हैं और एफएम पर भी, कुकू एफएम पर भी ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं। अलग अलग तरह की कहानियां, क्राइम की कहानियां, आपके रहस्य की कहानियां, रोमांच की कहानियां, हॉरर कहानियां, बायोग्राफी। तो आप लोगों के जो शौक हैं जैसे कहानियां सुनने का, तो कुकू एफएम पर भी जाकर आप कहानियां सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाएं। और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 भी है, तो इसे पढ़िए और कुकू एफएम पर भी आप अपनी कहानी सुन सकते हैं। तो अब लौटते हैं आज की कहानी के ऊपर। इस कहानी की शुरुआत होती है 2012 में, 2012, बहुत पुरानी बात नहीं है। पंजाब अमृतसर में एक हिस्टोरियन, एक इतिहासकार जिनका नाम सुरेंद्र कोचर लगातार हिस्ट्री को लेकर शोध, रिसर्च करते रहते हैं। इसी दौरान अचानक उनकी नजर एक किताब पर पड़ी और ये बहुत पुरानी किताब थी। ये किताब एक अंग्रेज अफसर ने लिखी थी और इत्तेफाक से ये अंग्रेज अफसर जिसने किताब लिखी, ये 1857 में, आपको याद है 1857 की क्रांति, उस वक्त ये अमृतसर में डिप्टी कमिश्नर हुआ करता था और इस अफसर का नाम था फ्रेडरिक हेनरी कूपर। हेनरी कूपर ने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था क्राइसिस इन पंजाब फ्रॉम 10th मई अंटिल फॉल ऑफ दिल्ली। क्राइसिस इन पंजाब फ्रॉम 10th मई अंटिल फॉल ऑफ दिल्ली, ये किताब का नाम था। अब इस किताब में बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे लोगों ने और भी पढ़ी होंगी, लेकिन उन्हें लगा कि ये सिर्फ हेनरी कूपर की काल्पनिक कहानियां हो सकती हैं। लेकिन फिर सुरेंद्र कोचर ने इस किताब को पढ़ा, सच्चाई को टटोलने की कोशिश की और इस किताब में जो कहानी थी उसकी सच क्या है, उसका सच्चाई उसकी क्या है, वो जानने की कोशिश की। तो अब सच्चाई को जानने के लिए एक बड़ी सामने अजीब सी उलझन थी। उलझन ये कि जिस जगह का जिक्र इस किताब में और जिस नरसंहार, मास मर्डर की बारे में बताया गया था, जिस कुएं का जिक्र था, उस कुएं के ऊपर एक गुरुद्वारा है और ये गुरुद्वारा जो है अजनाला टाउन में अमृतसर के पास है और इस गुरुद्वारे का नाम शहीद गंज गुरुद्वारा है। अब किसी गुरुद्वारे के नीचे कुआं है, कुएं के अंदर एक राज है, उस राज को बाहर निकालना है और उस कुएं तक तभी पहुंचा जा सकता है जब उस गुरुद्वारे को वहां से हटाया जाए, शिफ्ट किया जाए। मामला रिलीजियस है, मामला धार्मिक है, कैसे होगा? और आपको पता है अपने देश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इनको लेके जो लोगों की भावनाएं हैं, तो ये बड़ा टेढ़ा और मुश्किल काम होता है। लेकिन सुरेंद्र कोचर हारे नहीं, वो कोशिश में लगे रहे। अब वो उस कुएं से क्या राज निकालना चाहते थे और इस किताब में ऐसा क्या था? तो इस किताब में जो कहानी लिखी थी उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर जो अमृतसर में 1857 में फ्रेडरिक हेनरी कूपर ने, कहानी ये थी कि 1857 की जब देश में क्रांति शुरू हुई, तब उसी क्रांति के दौरान नेटिव बंगाल इन्फेंट्री की 26th रेजिमेंट, ये इंडो ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी थी। इस टुकड़ी में 500 जवान थे, सेना के सिपाही थे। इस टुकड़ी को
भेजा गया क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए। अब इस रेजिमेंट में जो ब्रिटिश आर्मी और इंडियन आर्मी की रेजिमेंट थी, इसमें बहुत सारे भारतीय सैनिक भी थे जो उस वक्त अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, ये आप सबको पता है। तो ये सब अंग्रेजों को कहने पर लड़ रहे थे, अपने ही भाइयों हिंदुस्तानियों को भी मार रहे थे। लेकिन हुआ ये कि इस टुकड़ी की जो तैनाती थी, जब ये 1857 का गदर शुरू हुआ, तो मियां मीर, या पाकिस्तान में है, लाहौर इसका नाम है, लाहौर के पास, तो वहां पे इनका बेस हुआ करता था। और उसी मियां मीर बेस में, जो आज का लाहौर है, करीब 500 सैनिक इस टुकड़ी के साथ आगे बढ़ते हैं क्रांतिकारियों को मुकाबला करने के लिए। लेकिन हुआ ये कि उस वक्त जो इन लोगों को बंदूक और गोलियां दी जाती थी, तो अंग्रेजों ने एक ऐसी हरकत की थी जो इतिहास में भी आप पढ़ेंगे, कि जो गोलियां हुआ करती थी और वो उसको कई बार आप हाथ और मुंह भी लगाते थे, तो उस गोलियों के ऊपर जो ग्रीस हुआ करता था उसकी चिकनाई के लिए, उस वक्त कहते हैं कि बीफ और पोर्क इनका इस्तेमाल किया जाता था। अब बीफ और पोर्क को लेकर बड़ी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं। मुस्लिम पोर्क नहीं खाते हैं, हिंदू बीफ नहीं खाते हैं, बहुत सारे जो वेजिटेरियन हैं। तो अब वहां पे सिपाही हर धर्म के हैं, तो अब सिपाहियों के अंदर इसको लेकर बड़ा विद्रोह हुआ कि आप हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। तो उसको लेके खासतौर पर इस मीर मियाँ में जो तैनात सिपाही थे, इनके अंदर गुस्सा आया और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ही बगावत कर दी। इन्होंने अपने कई अफसरों को मार दिया, क्योंकि अंग्रेज इनसे जबरदस्ती कर रहे थे कि आपको ये यूज करना पड़ेगा, और वो कह रहे हैं मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे धर्म के खिलाफ है। तो इसी दौरान में विद्रोह हो गया, बहुत सारे सैनिक अपने ही अंग्रेज अफसरों के खिलाफ हो गए, बहुत सारों को मारा। और इसके बाद बाकी सैनिक ने मार के, अब उन्हें लगा कि अब तो अंग्रेज भी मारेंगे, तो बाकी सैनिक मियां मीर से भागते हैं और ये रावी नदी तक पहुंचते हैं। और ये मामला है पूरा कुल 31 जुलाई से लेकर 1 अगस्त 1857, 31 जुलाई से 1 अगस्त के बीच 1857 की। अब रावी नदी तक ये लोग पहुंच जाते हैं जिन्होंने बगावत की थी, लेकिन अंग्रेज उनका पीछा करते हैं और फिर पता चलता है कि ये लोग पंजाब की तरफ भाग रहे हैं वहां से अंग्रेजों से बचने के लिए। तो कुछ लोगों को पकड़ा जाता है और उस वक्त उन 500 में से कहते हैं 218 जिन्होंने विद्रोह किया, भारतीय क्रांतिकारी सैनिक, उनको गोली मार दी जाती है। जबकि बाकी के बचे हुए 282, टोटल 500 थे, 282 को गिरफ्तार कर लिया जाता है पंजाब के पास। तो 500 में से 218 को गोली मार दी, अब 282 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इनको अमृतसर के पास अजनाला में लाया जाता है। अजनाला में लाने के बाद इन 282 सैनिकों को एक साथ खड़ा किया जाता है और इनमें से 237 सैनिकों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और बिल्कुल करीब से गोली मारी जाती है। तो 282 यानी 282 में 237 को अंग्रेजों ने मार डाला, अब बचे 37। इन 37 को उसी अजनाला में एक गहरा कुआं था, जिंदा उन्हें उस कुएं में ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है। उनको फेंकने के बाद जो बाकी 237 को गोली मारी गई, उन सब की भी लाश एक एक कर ऊपर से उस कुएं में फेंका जाता है। तब उस कुएं के अंदर कुल 282 लाशें थी। इसके बाद अंग्रेज जनरल के और जो कमांडर थे उस वक्त, उसके कहने पर उस कुएं का मुंह बंद कर दिया जाता है और सारी लाशें अंदर हैं। कुएं को बंद करने के बाद अब अंग्रेजों को लगता है कि अगर ये बात फैल गई कल को, और चूंकि इसमें दो चीजें एक साथ थी, एक धर्म भ्रष्ट करने वाली बात, पोर्क और बीफ के ग्रीस का कारतूस पे, काटेज पे इस्तेमाल, जिसका विरोध किया था, और दूसरा इतनी बड़ी तादाद में एक साथ इतने लोगों को मारना। और ये उस वक्त का इंसिडेंट है जब जलियांवाला बाग नहीं हुआ था, ये जलियांवाला बाग से पहले, और जलियांवाला बाग में सिर्फ 120 लोग और यहाँ पर 282। तो अंग्रेजों को ही पता था, तो उन्होंने कहा कि इस कुएं के राज को हमेशा राज रखना है। अब इसके लिए क्या करें? उन्होंने कुएं का मुंह तो बंद कर दिया, पर उन्होंने कहा आगे चलकर कभी ये कुआं खुल सकता है। पंजाब की सरजमीन थी, अमृतसर का इलाका था, अजनाला। उन्हें लगा कि यहाँ एक गुरुद्वारा बना दो, लोग भक्ति में और इसमें ही रहेंगे और कभी कुएं की गहराई और उसके राज को जानने की कोशिश नहीं करेंगे। और अंग्रेजों ने दिमाग लगाकर वहां पर एक गुरुद्वारा बना दिया। बाद में इस गुरुद्वारे का नाम शहीदगंज गुरुद्वारा रखा गया। बात आई गई हो गई। उसके बाद 1857 की क्रांति भी खत्म, फिर देश भी आजाद हो गया। लेकिन इस क्रांति के बाद ही कूपर ने यह किताब लिखी थी, और इस किताब की जानकारी अपने हिस्टोरियन सुरेंद्र कोचर को मिली। अब सुरेंद्र कोचर ने कहा कि इसकी तफ्तीश करते हैं, इस कुएं की सच्चाई क्या है। उन्हें मालूम था यहाँ पे गुरुद्वारा है, इस गुरुद्वारे के नीचे कुआं है, लेकिन उस कुएं तक जाने के लिए अब गुरुद्वारे को आप कैसे तोड़ सकते नहीं। तो उन्होंने सरकार से बात की, सरकार को बताया कि ये पुख्ता सबूत है। सरकार में उस वक्त के अलग अलग जो अमृतसर के बड़े अफसर थे उनसे मिले। इसके अलावा
सरकार से बात की, केंद्र सरकार से बात की, और इन सब से बात करने के बाद, और ये जो जहां पे था, ये जो कुआं था, इस कुएं का नाम था कलियां वाला खूह। कलियां वाला खूह कुएं को कहते हैं। तो अब पंजाब के इस कलियां वाला खूह, उसके ऊपर गुरुद्वारा, खूह नीचे, क्या किया जाए? तो बात यह हुई कि सरकार तक सारी बात गई। हिस्टोरियन ने कहा कि पक्का है कि यह सच है और इस सच को बाहर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो यह था कि सरकार भी मान ले, लेकिन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और बाकी लोगों को मानना पड़ेगा। तो इसीलिए अब उस किताब के बाद पहले तो उन्होंने अपने तौर पर रिसर्च किया, कोचर साहब ने। फिर उन्हें लगा कि नहीं, यहाँ सब सच है, बहुत सारे और स्टूडेंट्स भी लगे। और इसके बाद फिर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोगों से, सरकारी नुमाइंदों के साथ जाकर बात की कि बात यह नहीं है गुरुद्वारे को शिफ्ट करना है, बल्कि उस कुएं से वो राज निकालना है, क्योंकि वो हमारे अपने हिंदुस्तानी क्रांतिकारी हैं जिनका सच कुएं में दफन है, जबकि उनको उनका हक मिलना चाहिए। बातें समझ में आ गई, बात अपनों की थी, सभी पक्ष मान गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी कहा कि ठीक है, लेकिन उन्होंने बस एक शर्त रखी, किस गुरुद्वारे की खुदाई और कुएं तक पहुंचने से पहले इस गुरुद्वारे को शिफ्ट करने का काम शुरू होना है। और यह बात मान ली गई। 28 फरवरी 2014, 28 फरवरी 2014 को इस गुरुद्वारे को शिफ्ट करने का काम, नई जगह पे बनाने का काम शुरू हुआ। और फिर उसके बाद इस कलियां वाले कुएं जहां पे ये गुरुद्वारा था, उसकी खुदाई का काम शुरू हुआ। खुदाई चलती रही 2014 के बाद। इसके बाद आखिरकार जो इतिहास और उस किताब में लिखा था, जो कूपर ने लिखा था और जो कोचर साहब ने कहा था, सच में वो कुआं था उस गुरुद्वारे के नीचे। उस कुएं का मुंह खोला गया, और उस कुएं का जब मुंह खोला गया तो वो सच करीब 165 साल बाद, 165 ईयर, बाहर आ गया। कूपर ने बिल्कुल सही लिखा था। खुदाई के दौरान इस कुएं के अंदर से 246 मेल के आदमियों के नर कंकाल मिले। अलग अलग हड्डियों के टुकड़े, जबड़े, दांत, ये सारी चीजें इस कुएं के अंदर थी। इसके अलावा 1810 से लेकर 1830 तक, 1810 से लेकर 1830 तक भारत में जो बने सिक्के, ज्वेलरी, सेनाओं के जो जवानों के मेडल, ये भी उस कुएं के अंदर से बरामद हुए। जितने दांत यहां से बरामद हुए, उस दांत की गिनती हुई थी 646। एक आदमी में 32 दांत होते हैं शायद। तो कुल इस कुएं के अंदर से 646 दांतों के सैंपल मिले। कहते हैं कि पूरी दुनिया में किसी एक जगह से इतनी बड़ी तादाद में इतने दांत इससे पहले कभी नहीं मिले। अब ये सारी चीजें मिली तो लगा कि कूपर की किताब की बात सच है। अब इन सारी चीजों की जांच, शोध, रिसर्च शुरू हुआ, फॉरेंसिक टाइप से भी। इसमें बहुत सारे अलग अलग, पंजाब से लेकर BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, इन सब की स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के और अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स, उन्होंने इन सारी चीज़ों के नरकंकाल, दांत, जबड़े, हड्डियों के रिसर्च करने शुरू किए। लेकिन जब रिसर्च हुई तो उसमें उस वक्त 2 राय आ गई। उन्होंने कहा कि नहीं, ये किताब में गलत है। ये जो सारी चीज़ें मिली हैं, ये शायद 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और आपको याद होगा ट्रेनों में लाशें एक दूसरे की तरफ भेजी और लाई जाती थी, तो उसने कहा उस बंटवारे के दौरान जो लोग दंगे में मारे गए, शायद ऐसे ही दंगे में मारे गए लोगों को कुछ लोगों ने इस कुएं में दफन कर दिया। तो ये दंगे में मारे गए लोगों की लाशें और उनकी हड्डी और उनके कंकाल हैं। और कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, ये 1857 में जो कूपर ने लिखा अपनी किताब में, वही सच है। अब इसको लेके जांच चलती रही, लेकिन मामला लटका रहा। इसी दौरान में इसके बहुत सारे सैंपल को फिर भेजा गया अलग अलग जगहों पे। 28 अप्रैल 2022 को स्विट्जरलैंड के जनरल फ्रंटियर्स, यानी कल की बात है, जनरल फ्रंटियर्स इन जेनेटिक्स में एक पूरी रिपोर्ट आई इसके फाइनल फाइंडिंग्स की, 28 अप्रैल यानी 24 घंटे पहले। और इस रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया कि कूपर ने जो अपनी किताब में लिखा था वो बिल्कुल सच है। इस रिपोर्ट में पूरी डिटेल में इस कुएं से निकली हर चीज के बारे में बताया गया। अब इसमें यह कहा गया था कि हो सकता है ये भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान जो दंगे हुए, लोग मारे गए होंगे, तब उसमें यह था कि जो मारे गए होंगे या तो वो पाकिस्तानी होंगे या फिर पंजाब के रहने वाले होंगे। DNA सैंपल लिए गए, इनमें से 85 सैंपल पूरी सही तरीके से सामने आए थे, जिसकी पूरी रिपोर्ट रखी गई थी इसमें सामने। जो जितने दांत के सैंपल ठीक ठाक थे उनकी भी रिपोर्ट सामने रखी गई। लेकिन DNA के साथ साथ एक खास चीज और भी इसमें किया गया था, और वो था इनका DNA एनालिसिस के अलावा आइसोटोप एनालिसिस।
आइसोटोप एनालिसिस ये होता है कि डीएनए से तो आपके फैमिली ट्री के बारे में पता किया जा सकता है, आप कौन हैं, आपके माँ बाप कौन है, आपके पूर्वज कौन है। लेकिन ये जो आइसोटोप एनालिसिस है, इसके जरिए आप, आपकी आदतें, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप क्या खाते हैं, आपकी कद काठी कैसी है, इन सारी चीजों का साइंटिफिक तौर पे पता लगाया जा सकता है। और आइसोटोप में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये, चूंकि इसमें आपको बताया इतने सारे दांत के सैंपल मिले थे, दांतों के जरिए, इस टेस्ट के जरिए, आइसोटोप के जरिए ये पता किया जाता है कि जिसके दांत हैं, इस आदमी के रहन सहन, जिंदगी जीने का जो स्टाइल है और खाने पीने का स्टाइल क्या है। इससे पहले भी मैंने कहानी में आपको सुनाई है कि ऐसी चीजें पता चलती हैं। तो जो दांत होते हैं हमारे, हम जो भी खाते हैं उसका कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ चीजें उस दांत के अंदर रह जाता है, और उस दांत के जरिए, एक टेस्ट के जरिए, ऐसे आइसोटोप के जरिए पता किया जा सकता है कि सामने वाला वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, कौन सा फूड खाता है। जैसे देश की बात करें और दुनिया की, हर स्टेट के अलग अलग फूड है। कहीं चावल लोग ज्यादा खाते हैं, कहीं रोटी खाते हैं, कहीं कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो दूसरे स्टेट में नहीं मिलती हैं, कहीं ऐसे फल फ्रूट्स हैं जो बाकी जगह पे उपलब्ध नहीं है। तो इनके जरिए आपके खान पान का पूरा पैटर्न पता चल जाता है, और साथ में इन हड्डियों की जो और टेस्ट हुई उसके जरिए सामने वाले का पूरा स्कल, उसकी बनावट, कद काठी, कि ये कहां का हो सकता है। तो जब आइसोटोप टेस्ट किया गया, इन सारे जो कुएं से बरामद हुआ था, उसमें एक चीज सामने आई और फिर ये साफ हो गया कि 1947 के दंगे में मारे गए लोग नहीं है जो इस कुएं में थे, बल्कि ये सचमुच 1857 में अंग्रेजों के द्वारा मारकर कुएं में फेंके गए लोग हैं। उसकी वजह ये थी कि इस आइसोटोप के जरिए ये पता चला कि इसमें से जितने लोग मारे गए, उनके खान पान और उनके कद काठी के हिसाब से जो जानकारी आई सामने वो ये थी कि या तो यूपी के थे, या बिहार के थे, या पश्चिम बंगाल के थे। इनका पंजाब से कोई लेना देना नहीं था, इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं था। तब ये वहां से थे तो इसका मतलब है कि उसी ब्रिटिश आर्मी की टुकड़ी का हिस्सा थे जिसमें ज्यादातर लोग बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल से ही इसमें आए थे। इसके अलावा जब इनके स्केलेटन का पैटर्न, उसकी जांच की गई तो पता चला कि पंजाब या पाकिस्तान में जो लोग मिलते हैं, जो इंसान रहते हैं, उनका इनसे थोड़ा सा अलग कद काठी और ये सारी चीजें होता है। यह भी पता चला कि जितने लोग इसमें कुएं से निकले गए उनकी एज का पता किया गया, तो पता चला कि इनमें से ज्यादातर की एज 21 से 49 ईयर है, और एवरेज एज निकाली गई 33 ईयर्स। अब यह था कि ये वो लोग हैं, एज के साथ साथ इनकी कद काठी और फिजिक का पता किया गया, तो पता चला सब स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे। तो इससे यह भी क्लियर हो गया कि ये दंगे में मारे गए आम लोग नहीं थे, ये सब सैनिक थे। इसीलिए इनकी कद काठी ठीक थी, इनकी एज भी वही थी जो एक सर्विस में काम करने के लिए जरूरी होता, और एवरेज एज 33 ईयर थी। इसके अलावा जो कुएं से सिक्के मिले, मेडल मिले, पता चला कि जो सिक्के थे वो क्वीन विक्टोरिया के थे। 1799, 1806, 1841 और 1853 में बने थे, और 1857 में ये इंसिडेंट हुआ था, तो उससे पहले के थे। 1947 में जो दंगा हुआ उस वक्त के नहीं थे। तो इस तरीके से इन सारी चीजों की जांच की गई, और फिर यह पाया गया कि जितने लोग हैं ये वाकई उसी 1857 में अंग्रेजों की दरिंदगी के शिकार हुए थे। 165 साल तक एक कुएं में पड़े रहे। लेकिन एक किताब, एक हिस्टोरियन, उन्होंने मेहनत की और एक गुरुद्वारे के नीचे दफन इस 165 साल पुराने राज को बाहर निकाला। अब इसको सुनकर गुस्सा भी आता है और अफसोस भी। गुस्सा इस बात पर भी कि ऐसी दरिंदगी कैसे, और अफसोस इस बात का कि हमारे अपने सैनिक क्रांतिकारी 1857 में, इस मतलब जुलाई और अगस्त की बात होगी, इस बेदर्दी से मारा गया। यहां तक कि जो ऑटोप्सी और बाकी रिपोर्ट आई उसमें यह है कि उसमें से जितने स्कल मिले, खोपड़ी, उन सब के अंदर जो गोलियां थी वो भवों के पास थी, और हर गोली ये बता रही थी कि उनको बेहद करीब से मारा गया। जो और रिपोर्ट आई उसमें यह भी था कि इसमें से एक को भी ऐसे नहीं है कि कुएं में ले जाकर रखा गया, इन सबको ऊंचाई से फेंका गया कुएं में। कुछ को जिंदा फेंक दिया गया, कुछ लाशों के नीचे दब गए, ऊपर से कुआं बंद कर दिया गया, उनकी मौत हो गई। तो हर एक को नजदीक से गोली मारी, हर एक को ऊपर से फेंका, और अब आखिरकार ये राज बाहर आ गया कि ये 282 एक गुरुद्वारे के नीचे एक कुएं के अंदर इनका राज दफन था, और इस राज को बाहर लाने के लिए उस गुरुद्वारे तक को शिफ्ट किया गया। लेकिन मेहनत काम आई और इन्हें 282 लोगों का सच सामने आया। अब
आगे आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि इन 282 लोगों का जो परिवार है, कहाँ कहाँ से इनका ताल्लुक था, शायद वो भी जानकारी मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग देश की आज़ादी में शहीद हुए, बहुत सारे गायब हुए, बहुत सारे गुम हो गए, जिनका आज तक पता नहीं। अब अगर इन 282 लोगों की सच्चाई पता चल जाए और उनकी फैमिली ट्री तक पहुंचा जा सके, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ये थी कहानी, कैसे एक किताब के जरिए एक कुएं में दफन 165 साल पुरानी पहेली या एक राज बाहर आता है, कुछ इंसानों की कोशिशों के नतीजे की वजह से। कहानी खत्म